नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों के आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको आज प्रधानमंत्री का लोकसभा में दिया गया भाषण सुनना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये शक है कि कृषि कानूनों की वजह से मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, तो आपको नरेंद्र मोदी की आज की बात सुननी चाहिए। अगर किसानों को यह लगता है कि कानून उन पर थोप दिए गए हैं, ये कानून पुराने सिस्टम को बिल्कुल बदल देंगे और उन्हें कानून के नए प्रावधान को मानना ही पड़ेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आज मोदी ने दिया। सवाल यह भी है, क्या किसानों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है? तो इसका जवाब भी आज मोदी ने दिया। किसान आंदोलन को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। क्या सरकार इन कानूनों पर अड़ी हुई है? क्या मोदी के दिल में किसानों की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है? क्या मोदी किसानों के आंदोलन को पवित्र नहीं मानते? इन सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में दिए। करीब 1.5 घंटे की स्पीच के कुछ चुने हुए हिस्से में आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले वो अंश सुनिए जहां मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने किसानों के आंदोलन की पवित्रता को भंग किया। किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार इस बात के सबूत दिखाए हैं कि कैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैंने कई बार आपको किसान आंदोलन की वो तस्वीरें दिखाई हैं जब आंदोलन के दौरान खालिस्तान के झंडे लहराए, खालिस्तानियों के पोस्टर दिखाई दिए, आजादी के नारे लगे, मर गया मोदी, मोरी तेरी कब्र बनेगी के नारे लगे। भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर जेएनयू में देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों ने नारे लगाए। जेल में बंद नक्सलवादियों के सपोर्ट में नारेबाजी हुई। देशद्रोह के इल्जाम में जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग किसानों के मंच से हुई। उसी दिन मैंने कहा था, किसानों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। किसान संगठनों के नेताओं को आंदोलन की पवित्रता को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस तरह के लोगों को आंदोलन से बाहर करना चाहिए। उस वक्त किसान संगठनों के नेताओं ने कड़े फैसले नहीं लिए। अब वही किसान नेता भी कह रहे हैं कि उनका इस तरह के लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब देर हो चुकी है।
आंदोलनजीवी किसानों की छवि खराब कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो किसान भाई बहन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार अभी भी उनकी सारी शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। मोदी ने फिर कहा कि कानून लागू हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, न मंडियां खत्म हुई, न एमएसपी बंद हुई, न किसी की जमीन पर कब्जा हुआ। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। किसान भरोसा रखे, सरकार की नीयत साफ है, सरकार कभी किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, नरेंद्र मोदी ने आज 7वीं बार यह बात कही है कि न मंडियां खत्म हुई हैं, न एमएसपी बंद हुई है। सरकार तो मंडियों को और मजबूत कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है। एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन सवाल फिर भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुराना सिस्टम बेहतर है, नए सिस्टम की क्या जरूरत। इसका जवाब भी आज मोदी ने दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों को लगता है पुराना सिस्टम सही है तो पुराने सिस्टम पर चलें। किसान सरकारी मंडियों में ही अपनी फसल बेचें, उन्हें किसी ने नहीं रोका। किसी पर नए कानून थोपे नहीं गए। सरकार ने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, एक विकल्प दिया है। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते।
आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। अब इससे ज्यादा साफ साफ और क्या कहा जा सकता है? मंडियां बरकरार रहेंगी, एमएसपी भी पहले की तरह बनी रहेगी, जो किसान मंडियों में अनाज बेचना चाहें उनके लिए ऑप्शन उपलब्ध है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब सवाल तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है। कहा जा रहा है कि कानून किसानों ने मांगा नहीं, सिस्टम में बदलाव की मांग तो उन्होंने की नहीं, तो फिर सरकार ने कानून क्यों बनाया? आज मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा वो पुराने माइंडसेट वाली सरकार नहीं चलाते, वो स्टेटस को पर भरोसा नहीं करते, असफलता के डर से अटके रहने वालों में नहीं है। मोदी ने कहा उन्होंने फैसले भविष्य को देखते हुए लिए हैं, ईमानदारी से लिए हैं, उनकी नीयत साफ है, उन्हें भरोसा है नए कृषि कानून किसानों का भला करेंगे। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो भी थोड़े दिन बाद इन कानूनों की हिमायत करेंगे जब असलियत देखेंगे। और इसके बाद मोदी ने कहा जो लोग आज ये पूछ रहे हैं कि कृषि कानून किसने मांगे थे, उन लोगों ने तब ये नहीं पूछा था जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया था, किसने मांगा था। जब शिक्षा के अधिकार का कानून आया, जब भोजन के अधिकार का कानून आया, तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। मोदी ने कहा जब मांगे तब दिया जाए, ये सामंती सोच है। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले, इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या, कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। अब मैं आपको एक और आरोप के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक कृषि कानून 4-5 उद्योगपतियों की मदद करने के लिए बनाए। वो अंबानी अडानी का नाम तो हर रोज लेते हैं,
बार बार बताते हैं मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं। वामपंथी संगठनों ने भी कृषि कानूनों को उद्योगपतियों का भला करने वाला बताया। किसान आंदोलन में जो कम्युनिस्ट शामिल हैं उन्होंने तो पंजाब में टेलीकॉम कंपनियों के टावर तोड़वा दिए। अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का कॉल दिया। आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया और वो भी डंके की चोट पर। मोदी ने कहा जिस तरह देश का पेट भरने के लिए किसान जरूरी है उसी तरह हर हाथ को काम देने के लिए उद्योग और उद्योगपति भी जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिस तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी है उसी तरह से देश के विकास में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को कम करके नहीं देखा जा सकता। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ये करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, यह बात बहुत बड़ी है और इसे हम सबको ध्यान से समझना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट कंपनियां देश की दुश्मन नहीं है, वो भी देश के विकास के लिए काम करती हैं। उनके आने से कंपटीशन बढ़ता है, क्वालिटी बेहतर होती है, कीमतें कम होती हैं और इसके उदाहरण है टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल। हर जगह प्राइवेट कंपनियों के आने से फायदा आम लोगों को हुआ है, रोजगार मिला है, सेवाएं सस्ती हुई हैं, बेहतर हुई हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि जहां सरकारी क्षेत्र से जब कंपनियां प्राइवेट क्षेत्र में आती हैं तो वो कंपनियां बेहतर परफॉर्म करती हैं। इसीलिए अगर कृषि क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो भूमिहीन किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नेस्ले जैसी कंपनी इसका एक बड़ा उदाहरण है। गुजरात में दूध की कंपनियां इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमूल एक बड़ा उदाहरण है। बड़े किसान जानते हैं उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलती है, उनके पास तरह तरह के ऑप्शन होते हैं, इसलिए नए कानून के फायदे तो हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जानबूझकर इसे मानने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं।
राहुल गांधी ये कहते रहते हैं कि मोदी ने अपने 4-5 दोस्तों के फायदे के लिए कानून बनाए, अब किसान अडानी अंबानी के गुलाम हो जाएंगे, और कांग्रेस ने आज भी यही किया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी बैठे बैठे देखते रहे और अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री को बार बार टोकते रहे, रोकते रहे। मोदी को अटकाने भटकाने की कोशिश कांग्रेस के कई नेताओं ने की, लेकिन न मोदी अटके न भटके। मोदी ने कहा जो हो रहा है वो रणनीति है, क्योंकि झूठ फैलाने वाले नहीं चाहते किसानों को सच्चाई का पता चले, असलियत का पता चले। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई, और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। आज कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जिस तरह से टोका टोकी की, रोका रोकी की, जिस तरह का माहौल बनाया, उसे देखकर अच्छा नहीं लगा। कल जब मैंने राज्यसभा में माहौल देखा था, सरकार और विरोधी दल के बीच में सामंजस्य देखा था, तो लोकतंत्र पर गर्व हुआ था। लेकिन आज लोकसभा में कांग्रेस ने जो किया उसे देखकर शर्म आई। कल भी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ही थे गुलाम नबी आजाद, जिनके लिए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आए, गुलाम नबी की आंखें भी भीग गई थी। ये लोकतंत्र की शक्ति दिखाई दी थी, ये लोकतंत्र की गरिमा दिखाई दी थी। लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी बैठे थे, उनके उकसावे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री को टोकने की कोशिश हुई, जिस तरह लगातार नारेबाजी होती रही, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल लोकसभा में कांग्रेस के नेताओं को बोलने का पूरा मौका मिला, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री के जवाब को सुनने का संयम नहीं दिखाया। अगर अपनी बात कहने का हक है तो दूसरे की बात को सुनने का संयम भी होना चाहिए। आमतौर पर लोकसभा में, राज्यसभा में परंपरा यह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन में शांति रहती है, थोड़ी बहुत टोका टोकी होती है, लेकिन लगातार डिस्टर्ब करके प्रधानमंत्री को अपनी बात न कहने दी जाए, ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी की मौजूदगी में इस परंपरा का पालन नहीं हुआ। मोदी ने कई बार कहा भी, हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं माने और आखिर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एमपीज के साथ वॉकआउट कर दिया। लोकतंत्र है, अपनी बात कहना जरूरी है, दूसरे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छा होता अगर कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी की सारी बातें सुनते, उन्हें पता चल जाता कि मोदी किसानों का सम्मान करते हैं, उन पर कोई कानून थोपना नहीं चाहते, किसानों से बात करना चाहते हैं, और अगर किसानों को कानून में कोई कमी लगती है तो जिद नहीं है, वो बदलाव के लिए तैयार हैं। मोदी ने इन कानूनों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया, वो किसानों की मांग को हार जीत के नजरिए से नहीं देखते। प्रधानमंत्री मानते हैं किसानों को आंदोलन करने का हक है, आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर कुछ लोग किसानों के आंदोलन की पवित्रता को भंग कर रहे हैं तो उसके प्रति किसानों को सावधान करना भी वो चाहते हैं। और ये बात ठीक है, किसानों के नाम पर आतंकवादियों और नक्सलवादियों को रिहा करने की मांग की गई, टोल प्लाजा तोड़ा गया, मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया, इससे किसान आंदोलन बदनाम हुआ। और जो लोग ये करते हैं वो किसानों का भला चाहने वाले लोग तो नहीं हो सकते।
किसान आंदोलन की आड़ में बार बार प्राइवेट बिजनेसमैन को, निजी व्यापारियों को लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा, जो लोग निजी उद्योग चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका है। ये देश की इनकम बढ़ाते हैं, नौजवानों को रोजगार देते हैं। इसलिए सरकारी कंपनियों को सरकारी बाबू चलाएं, अफसर चलाएं। उससे बेहतर होगा कि इन कंपनियों को वो लोग चलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। इन सारी की सारी बातों को सुनकर लगा मोदी की नीयत साफ है, नीति साफ है, और जो उन्होंने कहा उसका मतलब भी साफ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाकर, आधा सच आधा झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। उनकी मंशा से सबको सावधान रहने की जरूरत है। एक उदाहरण आज ही मिला। मोदी ने लाख समझाया, सब कुछ बताया, लेकिन कांग्रेस अभी भी वही रिकॉर्ड बजा रही है। किसान उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, व्यापारी सस्ते दामों में किसानों से माल खरीदेंगे, मनमाने दाम पर बेचेंगे। और ये बातें किसने कही? आज प्रियंका गांधी ने भरी सभा में, किसानों की पंचायत में। प्रियंका आज किसान पंचायत में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंची थी। पंचायत में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी ने मंदिर शंकुभरी देवी के मंदिर में पूजा की। इसके बाद खानका इलाके में हजरत रायपुरी के दरगाह पर हाजिरी लगाई और इसके बाद किसानों के पंचायत में उन्होंने कहा, तीनों नए कृषि कानून ऐसे राक्षस हैं जो किसानों को खा जाएंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे। किसानों का भविष्य उद्योगपतियों के हाथों में होगा। इसलिए इन कानूनों का विरोध जरूरी है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन चलेगा और कांग्रेस किसानों के पीछे खड़ी रहेगी। राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहता है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा। कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। तो ये जो तीन कानून हैं, ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें करने का मकसद क्या है, इरादा क्या है। वैसे मोदी जानते हैं कि कांग्रेस के लोग उनकी किस बात को पकड़ेंगे, क्या ट्विस्ट देंगे, कैसे ट्विस्ट देंगे। उन्होंने राज्यसभा में आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। वो जानते थे इसे लेकर भ्रम फैलाया जाएगा, लोगों को भड़काया जाएगा। ये हुआ भी। हालांकि आज ही मोदी ने लोकसभा में यह साफ साफ बताया आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में क्या फर्क है। आंदोलनजीवी उन्होंने किन लोगों के लिए कहा था, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस के नेता जानते सब कुछ हैं लेकिन अनजान बने रहते हैं। इसका सबूत भी आज प्रियंका गांधी की स्पीच से मिला। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलनजीवी कहा और जो व्यक्ति किसानों की इज्जत नहीं कर सकता वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलनजीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलनजीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है। वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता।
प्रियंका गांधी के बारे में मेरा इंप्रेशन यह है कि वो सच को झूठ और झूठ का सच नहीं बनाती, लेकिन आज जो उन्होंने कहा उससे लगा उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। वो भी राहुल गांधी की तरह बोलने लगी। ना तो उन्होंने कृषि कानून को ठीक से समझने की कोशिश की और ना ही उन्होंने आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी के फर्क को, अंतर को समझने की कोशिश की और किसानों को उल्टी सीधी बातें बताई। इसीलिए आज लोकसभा में मोदी ने कांग्रेस का नाम लेकर कहा, कांग्रेस जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। मेरा कहना है कि किसान आंदोलन को किसानों पर छोड़ देना चाहिए, इसे सियासत का इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बदनाम किया तो उन लोगों ने जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया था। जिन लोगों ने यह पाप किया अब एक एक करके वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। दीप सिद्धू के बाद आज 50,000 का इनामी इकबाल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अदालत ने इकबाल सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इकबाल सिंह ने 26 जनवरी को पूरी साजिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ लाल किले पर भीड़ जुटाई थी और उसने लोगों को लाल किले का लाहौरी गेट तोड़ने के लिए भड़काया था। जिस वक्त लाल किले पर हमला हो रहा था, हिंसा हो रही थी, उस वक्त इकबाल सिंह फेसबुक पर लाइव कर रहा था। इसके वीडियो में जो कुछ था वो मैंने आपको आज की बात में दिखाया था, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान इकबाल सिंह ने बड़ी मासूमियत से कहा वो तो दिल्ली घूमने आया था, 26 जनवरी को ऐसे ही घूमते घूमते लाल किले पर चला गया था, लेकिन पुलिस ने उसे होशियारपुर से गिरफ्तार करने से पहले सारे फैक्ट जुटा लिए थे। पुलिस ने अदालत को बताया ये घूमने नहीं आया था, पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली आया था। एक दिन पहले 25 जनवरी को शीशगंज गुरुद्वारे में पहुंच गया था और वहीं रुका था। शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में है, जहां से लाल किला बिल्कुल करीब है। इकबाल सिंह 26 जनवरी को सुबह सुबह लाल किले पर पहुंच गया था। उसने वहां भीड़ को पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उकसाया, पुलिस वालों के सिर पर लाठी मारने के लिए भड़काया। इस पर इकबाल सिंह ने कोर्ट में कहा उसने फेसबुक लाइव के दौरान जो भी कहा, हीट ऑफ द मोमेंट में कहा, पहले से कुछ सोचा नहीं था क्या कहना है। हालांकि अदालत ने इकबाल सिंह की बात को नहीं माना, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इकबाल सिंह से 26 जनवरी की साजिश का पूरा सच जानने की कोशिश करेगी। 26 जनवरी के इंसिडेंट में जिसमें ये इसने भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों को भड़काकर लाल किले के ऊपर जो कार्रवाई की है उसमें केस में ये वांटेड था और इसको कल रात में होशियारपुर से लगभग 12 बजे के आसपास हमने अरेस्ट किया है। यहाँ से ये लोग भागकर सिग्गू बॉर्डर ही गए हैं और फिर वहाँ पर रात लेट नाइट रुकने के बाद रात के समय ये वापस हरियाणा और पंजाब होते हुए अलग अलग जगहों पर घूमते रहे, जैसे इकबाल सिंह लुधियाना, अमृतसर और हिमाचल में बिलासपुर तक गया है, रोपड़ में गया है और ये तब से भाग ही रहा है। 12-13 दिन से अलग अलग जगहों पर रुक कर अपना समय काट रहा था और इसकी एक टीम हम लोग की काम कर रही थी जिसमें हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में इसको होशियारपुर से अरेस्ट किया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये चीज़ एग्जाम किया जा रहा है कि क्या इन दोनों की कोई कॉन्स्पिरेसी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं नहीं है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। कल हमने दीप सिद्धू को पकड़ा और आज इकबाल सिंह को, अभी उसका रिमांड लिया जा रहा है, फिर इनसे कन्फ्रंट भी कराया जाएगा। इकबाल सिंह, दीप सिद्धू, लक्का सिधाना, ऐसे सारे नाम हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी को हिंसा भड़काई, लोगों को लाल किले पर चढ़ाया, तिरंगे का अपमान किया और इन्हीं लोगों की वजह से किसान संगठनों के नेताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ी। अब ये लोग एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और पूरा सच सामने आता जा रहा है। अब सवाल है क्या इन लोगों को उन लोगों का सपोर्ट था जिनके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा ये आंदोलनजीवी हैं। इनमें से एक योगेंद्र यादव पर आज सवाल उठे। कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने आज आरोप लगाया कि योगेंद्र यादव किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा अगर पुलिस योगेंद्र यादव से पूछताछ करे तो कई राज खुल जाएंगे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ योगेंद्र यादव हैं। किससे पैसे लिए, किसके कहने से 26 का प्रोग्राम इन्होंने किसानों को दिया, ये तो जोगिंदर यादव जब पकड़े जाएंगे
उनके बाद पता चलेगा। मेरे पे उस टाइम कातलाना हमला हुआ, उसके पीछे भी युगेंद्र यादव है। आप देखिए धीरे धीरे पढ़ते निकलेंगी कैसे। ये आदमी पता नहीं कहाँ से कितनी एनजीओ से पैसा आ रहा है, क्या इसने किया ये तो बाद में अभी खुलासा होगा, लेकिन किसान इससे बच के रहे। ये हर एजुकेशन में कूद के सामने आके उस एजुकेशन को खत्म करके खुद हॉस्पिटल जाके दाखिल हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल का बिल भी कौन देगा ये पता लग जाए। असली प्रसाद की जड़ युगेंद्र यादव निकलेगा, जो हर रोज आप 20 दिन की 26 के पहले 20 दिन के भाषण तो सुनिए, किस तरीके से ये गर्म कर रहा था माहौल को। हमारे से भी गलती हो गई क्योंकि ये आदमी हमने एंटर करवा दिया, उसी दिन हमारा संघर्ष जो हमारा वो डिरेल हो गया। योगेंद्र यादव के बारे में सवाल इसलिए उठे हैं, उन्हें आंदोलनजीवी इसलिए कहा गया क्योंकि पहले वो अन्ना आंदोलन में दिखाई दिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर वो आम आदमी पार्टी में आए, फिर वहां से निकाल दिए गए, फिर वो वकीलों के आंदोलन में नजर आए, जेएनयू के आंदोलन में पहुंच गए, तब वो छात्र नेता बन गए थे। जब सीएए का आंदोलन हुआ तब उन्होंने संविधान के नाम पर तिरंगा उठाकर आंदोलन में हिस्सा लिया था, और वो किसान बनकर किसानों के आंदोलन में प्रवक्ता बन गए हैं। इस आंदोलन में ऐसे कई और लोग भी हैं जिनके बारे में लगता है कि आंदोलन किसी का भी हो वो नेतागिरी करने पहुंच जाते हैं। इसे एक जमाने में रेंट ए कॉज कहा जाता था, और मोदी ने इन्हें आंदोलनजीवी कहा है क्योंकि इनकी सियासत सिर्फ आंदोलन पर ही जिंदा रहती है। किसानों के नाम पर दिल्ली में जो सियासत हो रही है, इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की। जेपी नड्डा ने आज ममता बनर्जी पर क्या हमला किया और ममता दीदी ने कैसा तीखा जवाब दिया। आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जब प्रधानमंत्री मोदी को बार बार टोका, इल्जाम लगाया कि बीजेपी सब कुछ चुनाव को देखकर करती है, किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इस पर मोदी ने कहा, बात तो सही है, बंगाल की हालत सुधारनी है, इसलिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और मोदी की बात सही भी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हैं और नड्डा ने बंगाल के लोगों के साथ चाय पर चर्चा शुरू की है। चाय पर चर्चा का पहला प्रोग्राम आज सुबह खड़गपुर की हरिया तारा ग्राम पंचायत में हुआ। इस मौके पर नड्डा ने कहा, जो लोग मां माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आए और कुर्सी पर बैठने के बाद कटमनी का धंधा शुरू कर दिया, ऐसे लोगों को चुनाव में कट करना है, वापस घर भेजना है। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं, वो लोग तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी करते हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ ममता जी हैं जो सारे योजनाओं को रोकना चाहते हैं। आप बताइए, ममता जी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ऐसा गुस्सा क्यों हो? क्या कारण है? होबे ना, होबे ना, होबे ना। ये कटमनी 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 बोलो, टोलाबाजी होता है कि नहीं होता है? बोलो, चाल चोर है कि नहीं है? चाल चोर के, चाल चोर के, बाली चोर के, तिरपाल चोर के। देखो, मैंने नहीं कहा है, ये आप कह रहे हो, ये यहाँ की जनता कह रही है। समय आ गया है, कट मनी को मई महीने में कट कर दो। जेपी नड्डा ने कटमनी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर ममता सरकार को घेरा तो ममता बनर्जी ने जवाब देने में देर नहीं की। ममता बनर्जी ने मालदा की एक पब्लिक रैली में कहा, बीजेपी का काम झूठ बोलना है, बीजेपी से सच की उम्मीद करना बेकार है, बीजेपी की झांसे में मत आना। বাংলায় বরঞ্চ কৃষক বন্ধুদের স্কিমের টাকা ৫,০০০ থেকে বাড়িয়ে আমরা ৬,০০০ টাকা করে দিলাম, এবং আমরা যেটা ক্ষেত মজদুর যারা ১ কাঠা ২ কাঠা জমি ছিল
তারাও একটা টাকা পেতেন 2000 টাকা করে, তাদেরটা বাড়িয়ে 3000 টাকা করা হয়েছে এই বাজেটে। আপনারা জানেন এগুলো আগামী দিন আপনারা মে মাস থেকে পাবেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে, তাতে আমাদের বলল নাম এনকোয়ারি করে দাও, আমরা এনকোয়ারি করে লিস্ট পাঠালাম, তুমি দিচ্ছ না কেন? রোজ মিথ্যে কথা বলছে আমরা নাকি দিইনি। তোমার কাছে লিস্ট আছে, তোমার ওয়েবসাইটে লিস্ট আছে, তোমার কাছে ডেটা আছে, তুমি দিচ্ছ না কেন? किच्छु देय ना मानुष के, शुद्ध मिथ्ये कथा बोले। ममता बनर्जी ने परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर भी बीजेपी पर हमला किया। ममता ने कहा कि रथ यात्रा सिर्फ भगवान जगन्नाथ की निकलती है। अब बीजेपी के नेता 5 स्टार कल्चर वाली रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है। এনারা কি করছেন? রথ বের করেছেন বাবুরা, সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে, একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। দিয়ে নেতারা ফুর্তি করছেন, জনগণের টাকায় ফুর্তি করছেন, আর বলছেন তারা নাকি রথযাত্রা করছেন। আমি সরি, আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন এরা অধর্ম করছে, ধর্মের নামে অধর্ম করছে। দেবতার রথ বিজেপির রথ হতে পারে না। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी के नेता जब रथ यात्रा निकालते हैं तो उससे पहले चिकन बिरयानी खाते हैं, कबाब खाते हैं और गाने बजाते हैं, और ये 5 स्टार होटल की तरह के माहौल में रथ यात्रा निकालते हैं। ममता आमतौर पर नाराज़ हो जाती हैं, विरोधियों पर गुस्से से वार करती हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से उनका जो रुख दिखाई दिया है उसमें एग्रेशन नहीं है। अब वो बंगाल के लोगों को समझाने वाले अंदाज में बोल रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि पहले ममता अपनी हर रैली में मुसलमानों की बात जरूर करती थी, लेकिन आजकल ममता हिंदुओं की, देवी देवताओं की पूजा पाठ की बात जरूर करती हैं। लगता है बीजेपी ने ममता को परेशान तो किया है, लेकिन यह भी सही है कि ममता की जड़ें पश्चिम बंगाल में बहुत गहरी हैं और उन्हें पराजित करना कोई आसान काम नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जांच कराने को जो फैसला किया, उसके खिलाफ आज मुंबई में अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट हुआ। लगता है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे लोकप्रिय स्टार्स के ट्वीट्स की जांच कराने का फैसला उल्टा पड़ सकता है। इसलिए अब सरकार डिफेंसिव पर है। सरकार के मंत्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया इन दोनों हस्तियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई है, जांच कराने पर सिर्फ विचार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को मौका मिला, इशू बना दिया। बीजेपी एग्रेसिव है। बीजेपी ने आज मुंबई में लता जी और सचिन के सपोर्ट में रैली निकाली। सचिन के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सचिन के प्रशंसकों के साथ मिलकर पैरी रोड पर प्रोटेस्ट किया, जहां सचिन का घर है। सड़क पर जो लोग उतरे वो पैड लगाकर और हेलमेट पहनकर आए थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें पीछे हटाने की कोशिश की और इस पूरे एरिया में ट्रैफिक जाम हो गया। इसी तरह लता मंगेशकर के समर्थन में गिरगांव चौपाटी पर प्रदर्शन हुआ। लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच कराने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया गया। प्रोटेस्ट करने वालों ने हाथों में लता जी की फोटो और तिरंगा ले रखा था। गिरगांव चौपाटी पर लता मंगेशकर का बड़ा बैनर लगाया गया था। पहले प्रदर्शन पैडर रोड पर लता मंगेशकर के घर के पास होना था, लेकिन बाद में जगह बदल दी गई। बीजेपी अब पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर प्रदर्शन आयोजित करेगी। आज महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार जांच कराए या ना कराए, लेकिन जो हुआ उससे उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की मानसिकता जाहिर हो गई। पहली बात तो यह है, इसकी जांच ही नहीं हो सकती। इसका कारण जिसको सीआरपीसी समझता है वो इस बात को अधोरेखित करेगा कि इस प्रकार से कोई ट्वीट करता है और कोई तीसरा आदमी जाके मांग करता है
इसकी जांच वाच होती नहीं है। ये सरकार की मानसिकता का विषय है कि भारत रत्नों को भी यहाँ अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य नहीं है। भारत रत्न भी देश के लिए लिखते हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है कि आप कहते हैं उनकी जांच करेंगे? सच बात तो यह है कि इस प्रकार की कृति ये सरकार की मानसिकता को दर्शाती है, बाकी इसमें होने वाला कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने साफ साफ कहा था कि वो भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ट्वीट की जांच करवाएंगे, लेकिन अब शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि जांच होगी या नहीं इसका फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, अगर समझ आ जाए इस जांच की बात को वापस ले लिया जाए, लेकिन इससे शिवसेना को नुकसान तो हुआ है, इसलिए अब संभल कर चलना होगा। उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसमें लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इस बीच आज इस तबाही पर एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। कि दुख भरी खबर यह है कि उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। करीब 170 लोग अभी भी गायब हैं, लापता हैं। मौसम खराब है, तपोवन सुरंग को क्लियर करने का जो काम हो रहा था वो धीमे पड़ गया है। बड़ी बड़ी मशीनें भी मलबा हटाने में नाकाम हो रही हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने इंसानों के बनाए डैम तिनकों की तरह बह गए और दर्जनों इंसान पानी के आगोश में समा गए। इसका एक खौफनाक वीडियो आज सामने आया है। ये उस वक्त का है जब चमोली में 7 फरवरी को अचानक फ्लैश फ्लड आया। बहुत से लोग डैम पर काम कर रहे थे, पावर प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद थे। अचानक नदी में मलबा आया, लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कुदरत ने मौका नहीं दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद हो गया। वीडियो में कुछ मजदूर पानी और मलबे से बचने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने किनारे आने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बच नहीं पाए, मलबे के सैलाब में समा गए। वहाँ देखो ना, एक दो वहाँ फंसे हैं, वो आदमी आ रहा वहाँ से ऊपर था, पता नहीं यार। सिमंडी तो आ रहा है, खुद आ गया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। लेबर एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। पहले भाग जाते। जिन लोगों ने तबाही के मंजर को देखा है वो कहते हैं जो लोग लापता हैं, जो बह गए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए फिलहाल पूरी ताकत उस टनल से कीचड़ को बाहर निकालने में लगी है जिसमें 35 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो इसी उम्मीद में चल रहा है कि हो सकता है इस स्वर्ग में फंसे लोग जिंदा हों, लेकिन 80 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। सर्दी है, ऑक्सीजन की कमी है और प्रार्थना करनी चाहिए कि चमत्कार हो और ये लोग जिंदा बच जाएं।